अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। उम्मीद करता हूं आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि हम बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर मीठे की बात हो रही हो तो बेहतरीन अज्जा से बनी डिलाइट की आला मयार की चॉकलेट को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। डिलाइट जो कि मेल्ट इन दी माउथ सिग्नेचर चॉकलेट्स के लिए भी जाना जाता है, और एक ऐसी चॉकलेट है जो कि आला मयार की भी है, टेस्ट बड़ा अच्छा है और इसके साथ साथ अफोर्डेबल भी है। डिलाइट मिठास को बांटकर रिश्तों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है, हमारी जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं उनको बढ़ाता है और हमारे प्यारों की जिंदगियों में भी खुशी लेकर आता है। आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने खूब मुकाबला किया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर कैसा रहा? शादी सीजन में कौन से मलबूसात ट्रेंड में? और अजनबी मखलूक की 2 लाशें मंजर आम पर। सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप के डू और डाई मैच के हवाले से, जहां श्रीलंका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। 253 रन का हदफ दिया पहले पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग करते हुए, और श्रीलंका ने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर इसे पूरा करके एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। और इस तरह से जो पाकिस्तान के एशिया कप में सफर था वो इख्तिताम पजीर हो गया। श्रीलंकन बैटर असलंका ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, जो प्रेशर सिचुएशन हमने देखी, जिस तरह से उन्होंने अपने आसाब पर काबू रखते हुए पहले चौका मारा और फिर डबल लेकर अपनी टीम की जो जीत है उसको यकीनी बनाया और अपनी टीम को कामयाब कराया। जमान खान की अगर हम बात करें तो उन्होंने आखिरी ओवर बहुत शानदार किया, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि शिकस्त पाकिस्तान का मुकद्दर ठहरी। बहुत ज़बरदस्त हमने देखा है कि परफॉर्म किया जमान ने, डेब्यू था उनका, और एक बैड लक हो गई, वहाँ पर एक चौका लग गया जिसकी वजह से टीम का मोराल भी डाउन हो गया। अब कप्तानी पर भी हम देखते आए हैं कि बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। एशिया कप का फाइनल अब खेला जाएगा 17 सितंबर को, बरोज़ इतवार को, भारत और श्रीलंका के दरमियान। उम्मीद तो हम सब यही कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबले आएंगे और पाकिस्तानी टीम पिछले मैच का हिसाब भी चुकता करेगी, लेकिन इसका मौका पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नहीं मिल सका। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। ज़बरदस्त मुकाबला था, असाब शिकन मुकाबला था, जिसके बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दे दी। हमने देखा कि रन आउट के कई हमने चांसेस आया किए, कप्तानी भी उस तरह से जारहाना नहीं थी, एग्रेसिव नहीं थी, बहुत डिफेंसिव थी। कौमी टीम से आप क्या समझ रहे हैं, कहां पर गलती हुई? देखिए, एक तो टॉस जीत के बड़ा एक अच्छा फैसला था पाकिस्तान का बैटिंग करने का, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि पहले बैटिंग करें फिर बाद में उसके बाद आपको डिफेंड करने का मौका पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को देखने को मिलता है। लेकिन एक बड़ा एक इशू था, आपको पता है कि कल आपने एक तो टीम भी अनाउंस की, फिर उसके बाद टॉस के टाइम फिर एक और नई टीम अनाउंस होगी। पता लगा इमामुल हक भी अपना बीमार है, उसके बाद इंजर्ड है, बल्कि साउथ शकील बीमार है, तो वो भी डिस्टर्बेंस थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में पैदा हुई। पाकिस्तान ने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की है, खास करके अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें, इतने प्रेशर मैच के अंदर आके परफॉर्म करना, फिर नीचे जाके इफ्तिखार को देखे, उन्होंने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली है कल रिजवान के साथ। सारा का सारा जो मैच है, देखें टीम बड़ा जबरदस्त लड़ी है, लेकिन आपकी बॉलिंग यूनिट नहीं था कल। नसीम शाह इंजर्ड है, हारिस रऊफ इंजर्ड है, उसके बावजूद मैं कहता हूं कि आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, जमान खान खास करके, वो लास्ट ओवर के अंदर जिस तरीके से मैच ऑलमोस्ट बना चुका था, लेकिन फील्डिंग के कुछ कोलैप्स हुआ। आपको पता है रिजवान ने कैच ड्रॉप भी किया था उनका इफ्तिखार की बॉल पे, जो वो हमें पे बैक किया, उन्होंने मैच जितवा के गया आखिर तक। फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू जो उनसे आपको पता है हाईलाइट हो रहा है, वो कल कप्तानी का है। जिस तरीके से कल कैप्टनसी बाबर आजम ने की है पूरे मैच के अंदर, समझ में नहीं आ रही थी आखिर हो क्या रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी गिरी हुई थी। फिर आपने देखा होगा जब आखिरी ओवर जब जमान खान करवा रहे थे, खास करके जब एक बॉल में 2 रन चाहिए थे, तो मैं बड़ा हैरान था कि आपने। ठीक है अवैस, जिस तरह से आप ये डिस्कस करें कि टीम ने बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन अगर हम शुरू के 25 ओवर्स देखें तो हमारी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्लो रन रेट उसमें हमें देखने में आ रहा था। और ये प्रॉब्लम हम बार बार देख रहे हैं कि हमारे बैट्समैन पहले एडजस्ट होते हैं, सेट होने की कोशिश करते हैं, उसी में फिर हम विकेट भी गवा देते हैं। कौमी टीम जब बैटिंग कर रही होती है तो विकेट खतरनाक होती है, और जब बॉलिंग करने आते हैं तो विकेट फिर हम देखते हैं कि वो बैटिंग को मदद करती नजर आती है। ऐसा क्यों है? देखिए, मैंने आपको बताया ना, दो चीजें यहाँ पर कि पाकिस्तान ने जब भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें पाकिस्तान का, तो हमेशा
बैटिंग पहले करते हुए हमें ज्यादा फायदा हुआ एज कम्पेयर टू बाद में, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे चेजर्स नहीं जाने जाते। चेजिंग के अंदर आपको पता है, कल भी जिस वक्त आप चले, कल तो आपने पहले बैटिंग की, लेकिन चेजिंग के अंदर हमेशा जो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड जो उनसे सेट होता है कि मैंने 6 रन या 7 रन पर ओवर चलना है या 5 रन पर ओवर चलना है, और मैंने एक अच्छा स्ट्राइक जो उनसे पाकिस्तान या अपनी टीम को जो उनसे देना है, खास करके पावर प्ले के अंदर। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा रन बॉल तक के लिए हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद जो स्पेशल मसला होता है वो रोटेट द स्ट्राइक होता है। कल भी जिस वक्त आपने टॉस जीता है, कल आप जब बैटिंग कर रहे थे तो आपने देखा होगा विकेट इतनी आसान नहीं थी यहाँ पर बैटिंग करनी, लेकिन पाकिस्तान जब स्टार्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जब फखर जमान आउट रहे तो बिल्कुल स्टक अराउंड थे कि रोटेट द स्ट्राइक भी नहीं हो रही थी। वो भी प्रेशर माउंट करता है यहाँ पर। फिर कल एक वो जो डकवर्थ की मैं बार बार बात करता हूँ, खुद तो वो चला गया, हमें मरवा गया है। डकवर्थ ने कल पता आपको उसकी वजह से 1 रन शॉर्ट भी हुआ जो हमें कॉस्ट भी हुआ कल के मैच में। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने खास करके बैटिंग की है पूरे अपना स्पेशली टूर्नामेंट में, आपको तो आपको पता है सवालिया निशान भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन कल एक मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको स्पार्क नजर आया। अनफॉर्चुनेट था कि साउथ शकील बीमार हो गए, मुझे था कि साउथ शकील होंगे यहाँ पर थोड़ा सा और एक क्वेश्चन पाकिस्तान टीम को मिलता, लेकिन जिस तरीके से रिजवान ने कल परफॉर्म किया है उस नंबर पे आप पे जिनके ऊपर उनको तनकीद हो रही थी, मैं भी कर रहा था कि शायद उनको 5वें नंबर पे आना चाहिए, 4थे नंबर पे नहीं आना चाहिए, लेकिन एक बड़ी कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स उन्होंने कल इफ्तिखार के साथ खेली है। लेकिन ये एक आई ओपनर भी है पाकिस्तान के लिए कि आपने विद इन आई गेस 15-16 दिन में आपने वर्ल्ड कप का मैच खेलना है, वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आपके। आप किस टीम को तश्कील देते हैं, किस शक्ल से टीम को अपना लेके वर्ल्ड कप में जाते हैं, कौन सी टीम आपकी होगी, ये बड़ा एक प्रेशर सिचुएशन इस वक्त होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि कल अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इजलास हुआ है जिसमें शायद, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, कि शादाब खान को वाइस कप्तानी से उतारने का फैसला किया। ठीक है, अच्छा अवैस जिस तरह डिस्कस ये कर रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे थे पाकिस्तानी बैटर्स, वो हमने देखा कि श्रीलंकन प्लेयर्स बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे, इतने प्रेशर में भी वो कोई सिंगल डबल मिस नहीं करते हमें दिखाई दे रहे थे। कौमी बैटर्स को अगर हम देखें बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बने रहते हैं। फखर जमान की बात करें, बाबर आजम भी अब हम देख रहे हैं, बाबर आजम समेत जो ज्यादातर बैटर्स हैं वो हमें इस पूरे एशिया कप में रन बनाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड कप सर पर है, तो ऐसी परफॉर्मेंस के साथ क्या हम जाएंगे वर्ल्ड कप में? देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, कि आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है। आपको पता है फखर जमान पे बहुत ज्यादा बात होती है, तनकीद भी होती है। मैं आज भी कहता हूँ बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन अगर एक प्लेयर 7-8 मैचेस से नहीं चलता, उसको बैकअप करने की जरूरत होती है। लेकिन बैकअप ये नहीं होता कि आप उसको कंटिन्यूसली पाकिस्तान नेशनल टीम में अपना साथ रखें। उनको तरीकाकार होता है कि आप उनको डोमेस्टिक में भेजते हैं, उनको कहते हैं वहां पर जाके फॉर्म को वापस लेके पाकिस्तान टीम में आप आए। शादाब खान के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। देखें, वाइस कप्तानी अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए पाकिस्तान ग्रीन कलर से आगे तो कोई कप्तान नहीं है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इनका काम बनता था कि अगर शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहे तो शादाब खान से अपना बात करके उनको वापस भेजा जाता डोमेस्टिक के अंदर। अब जो सिचुएशन की बनी हुई है, आपने देखा होगा, ना फ्लाइट उनसे हो रहा है, ना उनसे बॉल ब्रेक होता है। मुझे नहीं पता, उनके दिमाग में शायद ये बात शायद की बात है, किसी ने डाल दी कि आप बैट्समैन हैं, आप जेन्युइन अपना, आप बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, आप बैटिंग ऑलराउंडर हैं। तो ये चीजें होती हैं। कल आपको पता है स्पिन बॉलिंग के अंदर भी पाकिस्तान ने मार के उसामा मीर की बार बार बात हो रही थी कि उसामा मीर को टीम में अपना लाया जाए, वो एक इफेक्टिवनेस दिखा देंगे। फिर जिस तरीके से उनको हाइट का फैक्टर होता है, बॉल ब्रेक भी करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि उसामा मीर थे नहीं। वो एक चीज आपको स्टिल नजर आई है कि बॉलिंग के अंदर खास करके अगर आपके स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स नहीं है तो आपकी सूरत हाल क्या होती है। और दूसरा, ठीक है, फिर ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान के अगर फास्ट बॉलर्स, शाहीन शाह अफरीदी स्पेसिफिकली, मैं तनकीद नहीं कर रहा, सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो इनिशियल ओवर्स में विकेट नहीं लेते तो दैट मींस कि वो थोड़ा बहुत प्रेशर में आपको नजर आते हैं, एक्सपेंसिव चले जाते हैं। लेकिन वैसे ये भी बड़ी तनकीद हो रही है कि कौमी टीम के जो ज्यादातर खिलाड़ी थे वो काउंटी क्रिकेट खेलते रहे हैं। मेगा इवेंट की अगर हम बात करें उसमें आते ही फिर अनफिट हो गए खिलाड़ी। आपको क्या लग रहा है, थकावट का शिकार हैं? श्रीलंका की कंडीशन सख्त हैं, वर्कलोड को मैनेज नहीं कर पाए? देखिए, श्रीलंकन कंडीशंस हमेशा से सख्त रही हैं। आपको पता है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पर, मैचेस खेलना इतना आसान नहीं होता। एक सवाल जो आपने भी किया, ये हर किसी के दिमाग में अपना चलता है कि अगर आप देखें इस वक्त नसीम शाह की बात करूं, हारिस की बात करूं, शाहीन, तीन प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं आपके। अब फास्ट बॉलर्स को ज्यादा केयर टेक चाहिए होती है क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो ऑब्वियसली क्योंकि सारा लोड कैरी करती है पेस का। फिर उसके बाद वो एक डिफरेंट अपना बॉल गेम जो उनसे फास्ट बॉलर हमेशा करता है।
लेकिन जिस तरीके से कंटिन्यूसली काउंटी क्रिकेट खेली गई, या वो भी एक अच्छी चीज है, आपका एक्सपोजर होता है, लेकिन आपने लीग क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है। आपने इस पूरे कैलेंडर ईयर के अंदर आपने 50 ओवर्स कितने खेले हैं, 4 डे कितने खेले हैं। मैं खुद हैरान होता हूँ। ठीक है, वर्ल्ड कप है, आपका एशिया कप है। बाबर आजम की अगर मैं बात करूं, डोमेस्टिक लास्ट बाबर आजम ने पाकिस्तान में कब खेला है, वो हार्डली आपको याद भी शायद ना हो कि 2 साल हो गए, 3 हो गए हैं। तो ये बड़ी चीज होती है कि डोमेस्टिक सर्किट आपका मेन सर्किट है, आपको वहां पर खेलना पड़ता है। वहां पर आप जितना लंबा क्रिकेट खेलोगे उतना आप लंबा अपना जो ये वनडे क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट उसको सर्व कर सकोगे। शादाब खान का तो ये मसला है ना कि आपने शॉर्ट फॉर्मेट इतना ज्यादा खेला कि आप अब 4 ओवर के बॉलर नजर आते हो, आप लॉन्गर ओवर्स नहीं आदत आपको रही, इसलिए तो आप मार खा रहे हो। लेग स्पिनर जरूर, आपको एक बात में एक और भी चीज कहूं कि लेग स्पिनर्स हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वो होते हैं जो बॉलर्स हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे आपको विकेट्स लेके दे रहे हैं। स्ट्राइक बॉलर होता है लेग स्पिनर आपका, लेकिन वो चीज आपके बॉलिंग यूनिट में नजर ही नहीं आ रही। आप बात करते हैं कि हम लोग दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग लाइनअप है, ये बात सच है, लेकिन आपकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है और बड़े ठीक है। वैसे बाबर पर बड़ी तनकीद हो रही है, दिफाई कप्तानी जो उनकी है वो टीम को बहुत भारी पड़ रही है। आखिरी गेंद पर अगर जिस तरह से हमने कल देखा कि फील्डिंग ऊपर लेने की बजाय बाउंड्री पर सेट कर दी गई थी, और जो हार है वो तो गलतियों को एक्सपोज कर देती है। वर्ल्ड कप सर पर है, इन गलतियों का फौरी इजाला आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से मुमकिन होगा, क्योंकि अब हम डायरेक्टली वर्ल्ड कप में जाएंगे। देखिए जो हुआ ऑब्वियसली अब तो भूलना पड़ेगा, इस चीज को भूलना आसान नहीं होता। कल पूरी आवाम आपको पता रात लेट नाइट तक मैच भी देखती रही और बड़े कांटेदार मुकाबला हुआ। लेकिन मैंने कहा ना कि हमेशा मेरी एक वर्डिंग होती है कि जो कप्तान है वो 23 करोड़ का कप्तान है, उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन है, ऑटोमेटिकली आपकी प्लेयर्स और 23 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज डाउन होती है। कल बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज से आपको साफ पता लग रहा था कि वो इतने प्रेशर में थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी मैं किस बॉलर को कहां पर लगाऊं, क्योंकि आपका बॉलिंग यूनिट टूट चुका हुआ था। रहा फील्डिंग का सवाल, मैं खुद हैरान था कि जमान खान आपको पता है कि बड़े तगड़े डेप्थ के बॉलर है, और बड़ी बात है देखिए एक लड़का काफी अरसे के बाद उसने T20 रेगुलर बेसिस पे खेली है, उसने वनडे क्रिकेट वो डेब्यू कर रहा है। फर्स्ट क्लास के अंदर भी उसके आगे 7 या 8 वनडे मैचेस हैं, वो यहाँ पर खेल रहे थे पिंडी स्टेडियम में जब आपने उनको श्रीलंका में तलब कर लिया, और फटीक के साथ इतने बड़े मैच के अंदर वो लड़का आके परफॉर्म करके आपके लिए गया है। देखें बेशक आप हारे हैं मैच, लेकिन आखिरी बॉल तक लेके जाना, और लेकिन फील्ड जो प्लेसमेंट थी, खास करके जब एक स्लिंगिंग एक्शन का बॉलर बॉल कर रहा हो, स्पेसिफिकली आपको पता लेफ्ट हैंडर वो बैटिंग कर रहा हो, आपने ऑन साइड पूरी की पूरी खाली छोड़ी हुई है। ना आपका स्क्वायर लेग पे कोई लड़का है, ना आपका ऑन साइड पे कोई लड़का है, ना आपने डीप मिड पे लिया हुआ है। मुझे नहीं पता आखिर आपके दिमाग में क्या बात चल रही थी। आपने एक चीज देखी होगी, श्रीलंकन बैट्समैन ने कोशिश ये भी की कि उन्होंने बॉल को ज्यादा आप कह सकते हैं कि सख्त हाथों से नहीं खेला, आपने लाइट जो सा ना बिल्कुल लाइट हैंड से खेला कि बॉल जो सा है वो प्लेसमेंट में जाए, ज्यादा तेजी से फील्डर के पास ना जाए, और हम लोग उसका भरपूर फायदा उठाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट वैसे हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और बाबर की कप्तानी पर हम देख रहे हैं कि अब कल से ही तनकीद का जो सिलसिला है वो ज्यादा शुरू हो गया है। लोग यही बात कर रहे हैं कि बाबर प्रेशर में आ जाते हैं और दिफाई क्रिकेट नहीं वो खेल रहे, जारहाना क्रिकेट हमें वो चाहिए बाबर की तरफ से। जिस तरह से एग्रेशन हम देखते हैं बाकी टीम के कैप्टन्स की तरफ से, वो हमें बाबर में दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिसिंग है। शादाब को भी इसी तरह डिस्कस किया जा रहा है कि वॉइस कैप्टन है, लेकिन वॉइस कैप्टन वाली जो परफॉर्मेंस है वो उनकी दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से वैस भी डिस्कस कर रहे थे कि शादाब जब टीम में आए थे तो वो एज अ बॉलर आए थे, एज अ बॉलर हम देख रहे थे उन्हें एज अ ऑलराउंडर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके जहन में जो बात चल रही है वो ये है कि शायद एज अ बैटिंग ऑलराउंडर उन्हें काम करना है। तो पाकिस्तानी टीम को अब आगे वर्ल्ड कप होने जा रहा है और इसी तरह की कंडीशंस होंगी, वहां पर पाकिस्तानी टीम को अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। तो हमारा जो एक टीम बड़ी हम जेल इन देख रहे थे जो कि हमें नंबर 1 पोजीशन पर भी लेकर आई, शायद अब उसमें मजीद बेहतरी करने की जरूरत है, कुछ सिलेक्शन चेंज करने की जरूरत है। और बड़ी तनकीद की जा रही है बाबर पर भी कि जो दोस्ती यारी है अब वो बहुत ज्यादा हो गई है। अब फैसले जो लेने होंगे वो टीम के लिए फैसले लेने होंगे। बॉलर्स की जिस तरह से बात करें, वर्कलोड को मैनेज नहीं किया गया, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो लीग्स खेल कर आए हैं, और जब मेन इवेंट आ रहे हैं, जो अहम इवेंट है जिस तरह से एशिया कप था जिससे अब हम बाहर हो चुके हैं, वहां पर हमारे बॉलर्स हमें इंजर्ड दिखाई दे रहे हैं, जो कि वर्ल्ड कप के लिए कोई अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हारिस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी, नसीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए विकेटें ले रहे थे, शाहीन को भी हम देख रहे हैं, शाहीन भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो जाने जाते हैं कि शुरू के जो ओवर्स हैं उसमें वो विकेट जरूर लेते हैं और बहुत प्रेशर डल जाता है फिर अगली टीम पर। तो इस तरह से
जो पिछले हमने 2 मैचेस देखे हैं वो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन भी हमें ख़राब नज़र आई है, बैटिंग में भी बहुत से मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं। कल के अगर मैच की बात करें, शुरू के जो 25 ओवर्स थे उसमें हमने देखा कि हमारा स्लो नेट रन रेट था बहुत ज़्यादा, और आखिर के फिर जो 17-18 ओवर्स हमने खेले हैं उसमें एक जारहाना क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से हमने देखी है। रिजवान ने बहुत अच्छा खेला है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इफ्तिखार के हवाले से, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त वो पार्टनरशिप थी जिसकी बदौलत पाकिस्तान एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हुआ है। और इफ्तिखार ने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की है। बहुत कोशिश की पाकिस्तानी टीम ने, लेकिन फिर भी श्रीलंकन टीम आखिरी गेंद पर ये मार्का अपने नाम करने में कामयाब हो गई थी। और अब सितंबर को इतवार के दिन इंडिया वर्सेस श्रीलंका होगा। एशिया कप का फाइनल कौन जीतेगा ये इतवार को पता चलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। मौसम सरमा का आगाज होने वाला है। मौसम सरमा की आमद है, और इसके साथ साथ वार्डरोब तब्दील करने का वक्त भी आ चुका है। सर्दी के मौसम में कौन से रंगों के कपड़े होने चाहिए, शादी ब्याह पर कौन से मलबूसात ज़्यादा ट्रेंड में होंगे, क्योंकि शादियों का सीज़न भी शुरू हो चुका है। और इसके अलावा जो बिजनेस मीटिंग है उनमें ख़वातीन को कौन कौन से रंगों के कपड़े पहनने चाहिए, एक खुसूसी रिपोर्ट रेडी की है फलक चौहान ने, जो आज फैशन डिज़ाइनर नरगिस के बुटीक पहुँची हैं। मुलाहिजा कीजिए। ऑफिस से छुट्टी की, और छुट्टी करने का मकसद ये है कि क्यों ना आज मैं अपने साथ मी टाइम स्पेंड करूं, और मी टाइम स्पेंड करने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग की जाए। अब क्योंकि मौसम चेंज भी हो रहा है, गर्मी की जगह अब हमें थोड़ी सी वार्डरोब को ऑटम फॉल के सीजन के मुताबिक भी तैयार करना चाहिए, और आगे सर्दी भी आ जाएगी। तो मैंने सोचा ईस्टर्न वेयर तो बहुत ज़्यादा हमने पहन ली है, अब हम वेस्टर्न वेयर थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या वैरायटी मार्केट में आ चुकी है। और इसके लिए आज मैं मौजूद हूँ नरगिस की आउटलेट नैनसुख में। नरगिस से भी बात करेंगे, उनसे जरा थोड़ी सी गाइडलाइन भी लेंगे कि मुझे कौन कौन से आउटफिट जो है वो अपने लिए लेने चाहिए, सर्दियों के लिए अपनी वार्डरोब को कौन कौन से कपड़ों से सजाना चाहिए। एक्चुअली इतनी सारी वैरायटी देख के कंफ्यूज हो गई हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना नरगिस से ज़रा पूछें कि मेरे पे कौन कौन से कलर्स जो हैं वो सूट करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से कट्स जो हैं वो विंटर में हम लोग ज़्यादा देखने में मिलेंगे। तो आइए चलते हैं नरगिस से मिलते हैं। नरगिस, मुझे ये बताएं आगे, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में हमारा वार्डरोब बिल्कुल चेंज हो जाता है। मेरे पास ईस्टर्न कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं, अब मुझे वेस्टर्न कपड़े लेने हैं। ठीक है। अब आप मुझे वेस्टर्न में कौन से कलर्स मुझे लेने चाहिए, मुझे ये भी बताएं। कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वाला कलर भी बहुत इन है, अगेन वही कट है लेकिन कलर बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ये कलर बहुत ज्यादा इन है, रेड्स में इन है, वाइट चल रहा है, पीची है, रस्ट में है, ये कलर्स बहुत इन है। ठीक है। पीच न्यूड कलर्स बहुत चल रहे हैं, प्लस अगर आप उसी कट में लेना चाहें शॉर्ट में विद जीन्स तो ये वाला बहुत इन है। आपको पता है बहुत ज्यादा विंटर में इन होता है। प्लस मैं आपको इसको बैक से जरूर दिखाना चाहूंगी, आपको फिर इसके कट का प्रॉपर तरीके से आइडिया होगा। किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी गेट टुगेदर, कोई बर्थडे इवेंट है, उसके लिए इट इज द परफेक्ट ड्रेस। तो अजरा कलेक्शन हमारे पास, उसमें बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स हैं, प्यारे कलर्स हैं, ट्रेडिशनल लुक है, बट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का फ्यूजन है। वैसे वार्डरोब में ना एक हमारे पास ये ट्रेडिशनल एक ड्रेस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आपने डिनर पे जाना है, लंच पे जाना है, अगर आप ये वाले कलर्स या ये प्रिंट अगर आपके पास होगा तो आप कभी भी वहां पे जो कहते हैं स्टक नहीं होते या फेड आउट नहीं होते आप। अच्छा, शादियों का भी इस ड्रेस को देख के मुझे जरा शादियों का सीजन याद आ गया, क्योंकि शादियां भी अब वैसे तो पूरा साल ही होती हैं, लेकिन सर्दियों में ज्यादा होती है। तो ये वाला कलर बड़ा एक सॉफ्ट कलर है, इसके बारे में ये क्या काम है? विंटर्स में आपको पता है आउटडोर जो इवेंट्स होते हैं डे टाइम के लिए, उसके लिए परफेक्ट कलर है, आइडियल कलर है, जो हमसे क्लाइंट रिक्वायर भी करते हैं। दुपट्टे पे से कटवर्क दे दिया है कि थोड़ा सा इसको ट्रेंडी लुक भी मिल जाए, और बहुत लाइट वेट इसका काम है। आप देखें फिलिंग के साथ, और ये अड्डा वर्क है पूरा, और बहुत प्यारा। एक तो कलर मेरा फेवरेट है, दूसरा बहुत प्यारा, बहुत नफीस सा इसके ऊपर काम हुआ है, अड्डा वर्क हुआ है सारा इसके ऊपर ना। तो
अच्छा नरगिस, क्योंकि हमने ऑफिस में भी जाना होता है, मीटिंग्स होती हैं, तो जी। कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड जो खवातीन होती हैं उनके लिए आपने क्या क्या कपड़े डिजाइन किए हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मेरे पास जो वर्किंग वुमेन्स आती हैं वो पूछती हैं कि आपके पास सेपरेट से ट्राउजर्स हैं, जिसमें हमने बहुत ही सिलेक्टिव कलर्स रखे हैं। ये सब प्रोफेशनल जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। लाइनिंग में है, स्ट्राइप्स में है, प्लेन में है, डॉट्स में है, ये डिफरेंट तरह के हमने इसमें ट्राउजर्स दिए हैं। ठीक है। आपको पता है कि लाइनिंग का भी ट्रेंड कभी नहीं आउट ऑफ फैशन होता, प्लेन तो चलते ही चलते हैं। हमने कलर्स ही वो रखे हैं जो आपके किसी भी वार्डरोब में ड्रेसेस के साथ मैच हो सकते हैं। आप इसके साथ व्हाइट वेयर कर सकते हो, लाइक ये है, आप इसके साथ रेड शर्ट वेयर कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, व्हाइट कर सकते हो, डिफरेंट चीजें आप इसके साथ पहन सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा कंफर्टेबल सा जी। है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। लाइक अगर कॉर्पोरेट मीटिंग है आपकी, आपने कहीं जाना जी। है, तो ड्रेस शर्ट के साथ ये वाली जो पैंट्स हैं ये बहुत ज्यादा और हमारी पैंट्स भी देखिए आप विद प्रॉपर जिप है, विद प्रॉपर हुक है, और आप अपने साइज पे एडजस्ट कर सकते हैं विद प्लीट्स फ्रंट एंड बैक। नरगिस, मैंने क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर की तो आपने हमें पैंट्स वगैरह भी दिखा दी, कॉर्ड सेट्स भी आपने हमें दिखा दिए हैं। अब जरा बात करते हैं सूट की, ठीक है। क्योंकि वो भी मेरी नजर से गुजरे हैं। जरा जी, बिल्कुल। हमें बताएं कि इसमें क्या प्रिंट आपने दिए और कौन सा नया ट्रेंड जो है वो आप लेकर आ रही हैं? जी, अभी जो ट्रेंड में हमारा बहुत ज्यादा एक हिट आर्टिकल जा रहा है वो ये वाला, बिकॉज हमारे आउटलेट की जो ओपनिंग थी उसमें मैंने ये वेयर किया था, तो मेरे 15 to 16 ऑर्डर्स इसके बन के गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. तो अभी ये हम दे रहे हैं प्रिंटेड में, ठीक है। जो कि बहुत डिफरेंट चीज है। प्लेन में पैंट कोट चलते हैं, लेकिन प्रिंटेड जो है वो आजकल ट्रेंड में है, तो वो लोगों की डिमांड में भी है। ठीक है। विद अगेन वही स्कार्फ आप यूज कर सकते हैं, विदाउट स्कार्फ भी कर सकते हैं। फलक चौहान की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी कि किस तरह से आप अपनी वार्डरोब को तब्दील कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह से मौसम तब्दील होने वाला है, शादियों का सीज़न भी है, किसी ने ऑफिस जाना है, किसी मीटिंग में जाना है, किसी दोस्त को मिलने जाना है, क्या आपकी वार्डरोब होनी चाहिए? मेरा ख्याल है आपके लिए कुछ आसानी हो गई होगी ये रिपोर्ट देखने के बाद। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस वक्त एक दिलचस्प वीडियो वायरल है जिसे देखकर सार्फिन बेहद महसूस हो रहे हैं। और ये वायरल वीडियो आम रिवायात से हटकर शादी की है, जिसमें किया गया कोई डांस नहीं बल्कि दुल्हन की जानिब से जो लहंगा पहना गया है वो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि गालिबन मेहंदी या ये माइयों की तकरीब है, जिसके दौरान दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़े एंट्री दे रहे हैं। न्यू की स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, जबकि इस दौरान दुल्हन का जो लहंगा है वो LED लाइट्स के सबब जगमगा रहा है। तो यूँ LED लाइट्स वाला जो जोड़ा है वो मार्केट में इस वक्त नया आया है और इस अपनी मिसाल आप वाली वीडियो पर ताहाल हज़ारों लाइक्स हैं इंटरनेट सार्फिन की जानिब से। दिलचस्प तबसरे भी किए जा रहे हैं कि नए नए ट्रेंड्स मुतारिफ किए जा रहे हैं। कोई बैटरीज इसमें इंस्टॉल की गई हैं जिसकी वजह से लाइट्स काम कर रही हैं और ये एक नई, बिल्कुल हम जिसे कह सकते हैं नया एक्सपेरिमेंट किया गया है, नई एक तख्लीक है जो कि जोड़ों में अब ये लाइटों की सूरत में आना शुरू हो गई हैं। खूबसूरत तो बहुत लग रहा है। अब देखना ये है कि सेफ्टी के हवाले से ये कैसा है और अब दूल्हे जो हैं वो कब से कोई नया ट्रेंड लेकर आएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, तो क्या दूल्हे भी कोई लाइटों वाली शेरवानी पहनेंगे, कोई बल्ब लगा कर आएंगे अपने कपड़ों पर? तो डिफरेंट किस्म का ट्रेंड है जिस पर लोग कमेंट कर रहे हैं। राय का इजहार भी हमारे साथ ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और दुनिया में हम देख रहे हैं कि अभी तक तहकीक की जा रही है खलाई मखलूक के हवाले से। मैक्सिको की कांग्रेस में खलाई मखलूकात पर तहकीक करने वाला एक माहिर 2 मुबैना गैर ज़मीनी लाशों की बाक़ियात सामने ले आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। कांग्रेस में मुबैना अजनबी मखलूक या एलियंस के वजूद से मुतल्लिक समात में अजनबी लाशों की तफसीलात पेश करते हुए UFOलॉजिस्ट जेमी मॉसन ने अरकान को यह बताया है कि नमूने किसी ज़मीनी हयात के अर्तकाई अमल का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इनके DNA का एक तिहाई अब तक हमारे लिए नामालूम है। जेमी मॉसन ने UFOs और नामालूम गैर मामूली मज़ाहिर की और भी कई ऐसी वीडियोस हैं जो कि कांग्रेस के अरकान को दिखाई हैं और उन्होंने ये बताया है कि ये वाक़यात जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू के इलाके कॉस्को से दरियाफ्त हुई हैं। जेमी मॉसन इससे पहले भी कुछ दावे कर चुके हैं जो साबित नहीं हुए थे। हमने भी कुछ दिन पहले अपने प्रोग्राम में UFOs को डिस्कस किया था, एलियंस को डिस्कस किया था और हम देख रहे हैं कि इस पर हॉलीवुड की तरफ से बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई गई हैं, बहुत ज़्यादा काम किया गया है। जब हम ये कहानियाँ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया। और ये भी कहा जाता है कि जो UFOs हैं ये एक जासूसी
जासूसी निज़ाम है जो कि सुपर पावर्स की तरफ से लगाया गया है, जिससे वो पूरी दुनिया की जासूसी करते हैं। तो खलाई मखलूक़ात पर तहकीक का सिलसिला अभी भी जारी है। ये एक नई पेशरफ थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की है कि 2 मुबैना गैर ज़मीनी लाशों की वाक़यात इस वक्त सामने आई हैं, लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई प्रूफ सामने नहीं आए। जेमी मेसन हैं जो कि इस पर हमें काम करते दिखाई दे रहे हैं और उनकी जानिब से बहुत सी ऐसी वीडियोस भी हैं जो कि कांग्रेस अराकीन को भी दिखाई गई। इस हवाले से अब मज़ीद तहकीक का सिलसिला भी जारी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस के हवाले से, जहां अदालत की जानिब से परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली गई है। अपडेट करें आपको इस अहम खबर के हवाले से। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं है। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान भी कोई चीज़ बरामद नहीं की गई। अदालत ने परवेज इलाही की 20,000 की जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं है। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के दौरान भी कोई चीज़ बरामद नहीं की गई है। अदालत ने परवेज इलाही की 20,000 के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है। अपडेट कर रहे हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस के हवाले से, जहां इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए हैं कि FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इंसानी जान बेहद कीमती है और एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। जुर्म की सज़ा नहीं मिलती हमारे माशरे में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जराइम में बेहद इजाफा हो चुका है। सिर्फ अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में सिर्फ 16 माह के दौरान 600 से ज़ायद शहरियों को कत्ल किया जा चुका है, जो कि हमारे हुक्मरानों के लिए, अदलिया के लिए, हमारी जो फोर्सेज हैं उनके लिए भी यह लम्हा फ़िक्रिया है। अभी चंद हफ्ते पहले की बात है कि लाहौर में 3 बहनों के इकलौते भाई का नाहक कत्ल किया गया। ये इंतहाई दुख भरी बात है कि जब वालिदैन को अपने बच्चों का जनाजा उठाना पड़े। मकतूल ज़ैन अली के लवाहिकीन इंसाफ के लिए दरबदर दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हमने पुलिस का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो तफ्तीश है, लवाहिकीन इस वक्त ये कह रहे हैं कि जो तफ्तीश में उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा, पुलिस उनके साथ कॉपरेट करती दिखाई नहीं दे रही है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और जो मकतूल की फैमिली हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। पहले मैं जानना चाहूँगा शाहिद से, शायद बताइएगा इस वाक़े से मुताल्लिक कब ये वाक़या पेश आया, किस तरह रिपोर्ट हुआ, क्या इस पर तहकीकात हो रही हैं? देखिए, ये 14 जुलाई 2023 का ये वाक़या है कि ज़िले अली नाम का एक शख्स है, इसको जो है अहमद गुजर वगैरह जो हैं इनके साथ कोई पैसों का लेन देन था जी। उस बिना पर इसको उसने मुलजिम ने जो है अपने डेरे पे बुलाया, जो गुजर हाउस कहलाता है, एक्साइज ऑफिस है लाहौर में, वहाँ ये वाक़या हुआ था। उसका ये मकतूल का बेटा जो मेरे साथ बैठा है काजिम, ये भी अपने वालिद के साथ वहाँ गया बातचीत करने, लेकिन जो मुलजमान हैं चूँकि बासर हैं, उन्होंने उसके साथ जो मकतूल था ज़िले अली, उसके साथ बदतमीज़ी की। उसके बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और वहाँ पर जो है हाथापाई करते हुए उसको गोली मारी जो उसके सर पे लगी और मौत का बायस बनी। वाक़े का आपको पता है रूटीन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उसके बाद जो असल मरहला आता है तफ्तीश का, तहकीकात का, जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो जो मुलजिमान से मिली भगत की उन्होंने, और इस केस को जो है कोशिश की कि कम से कम इसमें मुलजिमान को नामजद किया जो किए जाए हैं उनको बचाया जाए, चूँकि फ़ायदा उन्हीं को होता है जिनको नामजद नहीं किया जाता। 6 से 7 इसमें नामालूम मुलजिमान थे और 3 नामजद मुलजिमान हैं। असल जो मुलजिम है अहमद, वो इस वक्त जेल में है। बाकी जो दीगर मुलजिमान हैं, तफ्तीशी टीम हीले बहाने करती है कि उनको ना पकड़ा जाए, उनको फ़ायदा दिया जाए, केस को कमज़ोर किया जाए ताकि जो मुद्दई हैं वो बिलाखिर थक हार कर जो है इसको विड्रॉ कर लें, सुलह की तरफ जाएं या उसको माफ़ कर दें। और ये तफ्तीश के जो तफ्तीशी अफसरान हैं ये इनको मौका देते हैं, इनको मौका नहीं बल्कि इनके साथ तावन नहीं कर रहे, क्योंकि ये जाते हैं कमज़ोर लोग हैं, बिल्कुल ऐसी है। आपको पता है केस आता है, अगर कत्ल का केस है उसकी तफ्तीश अगर हो रही है उसमें 10 दिन का भी जो जज है वो गैप डाल देता है अगर कहीं वो बिजी हो। उसके बाद फिर वो तारीख पे तारीख देते जाते हैं, क्योंकि इतने ये मतलब नहीं है
स्ट्रॉन्ग की ये केस को जो है रोजाना की कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वकला के खर्चे इधर उधर हर चीज़ को ये देखते हैं। तो अभी तक ये मुख्तलिफ जो अफसरान के दफातरों में भी गए हैं इंसाफ के लिए, लेकिन यही ये कहते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती। पुलिस के जो अफसरान हैं वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है, वो उन्हीं लोगों के पास वापस भेजते हैं जिनके पास इनका केस चल रहा है। वो ये नहीं करते कि खुद सुने या किसी और ईमानदार अफसर को केस दें ताकि वो मेरिट पे इनका केस जो है तफ्तीश करवाएं, ताकि इनको जो मुल्ज़िमान हैं जल्द अज जल्द पकड़े जाएं, उनको सजाएं हों। और वही हमारा जो पुराना थाना कल्चर है, इसका मतलब वही अभी भी प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, जैन की वालिदा भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख का ये वाकया हुआ है। और ये अंदोनाक वाकया कब हुआ, किस तरह से हुआ, क्या मामला था जैन का उन लोगों के साथ? जैन ने पैसे दिए हुए थे असद रिजवी को बाहर जाने के लिए, दूसरे ममालिक में ना जाने के लिए। उसकी कोई बहन उधर है, इसने कहा पैसे दे दो। उसके बाद साल 1.5 साल गुजर गया। ये पिछले साल जैन के साथ करबला में भी गया हुआ था। जैन मेरा बेटा उधर से दुबई से माल लेके आता था, कपड़ा, और यहाँ सेल करता था, वो ही घर चलाता था सारा। इसने कहा बाहर निकल जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में, पैसे ले लिए। उसके बाद इसने पैसे नहीं दिए, फिर 3 लाख दिया थोड़ा थोड़ा करके, 10-10, 20-20 हज़ार करके। फिर इसने कहा कि मुझे इकट्ठे चाहिए, मुहर्रम के बाद मैंने दुबई चले जाना है। फिर कहते आके ले जाओ पैसे, 2 हफ्ते बाद बोलते आके पैसे ले जाओ मगर गुज्जर हाउस में आ जा। फिर ये उसका बेटा और वो गुज्जर हाउस में गए पैसे लेने, उधर बिठाया, उधर बदतमीजी की। फिर वीडियो भी सारी आई हुई है, मगर पुलिस जो है ना तो कुछ भी नहीं हो, कहती है जी देखेंगे करेंगे। एक है वो जिसके तफ्तीशी, जिसका नाम है क्या, एहसानुल्लाह, और दूसरा सरफराज, वो बिल्कुल कुछ बताते ही नहीं है। हम लोग अभी भी आज भी कोर्ट से आए हैं, उनको 26 डेट मिल गई है। ठीक है, कोई कुछ नहीं, ये 7वीं डेट मिली है। 302 के मुजरिम को अभी इस 7वीं डेट, इस वाक़े को 2 महीने हुए हैं और उसमें आपको 7वीं तारीख मिल गई। 7वीं डेट उनको मिल गई है। वो बेल पे है, उनके साथ मतलब है बहुत सारे लोग, 40-50 लोग होते हैं। ठीक है, जब सबको रिक्वेस्ट की कि हमें खतरा है, ये प्रेशराइज कर रहे हैं। जी 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 जी। ठीक है, तो अदालत की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ अब फराहम किया गया या इस पर बात की गई? अभी आज गए हैं तो पुलिस खड़ी थी वर्क, जो भी है ये है कि उन्होंने पहले लोगों को भेजा कि जी सुलह कर लो। जब हमने कहा कि शर्म आनी चाहिए, किस चीज़ की सुलह कर ले, राजी ना जी पैसे ले लो। हमने कहा नहीं। वो बंदा कह के गया जिसको भेजा, उसने कहा आप नहीं लेंगे तो पुलिस तो है ना, ये पाकिस्तान है, आप ले लें इंसाफ। फिर उसके बाद ना सरफराज ना एहसानुल्लाह, हम उधर गए हैं जब थाने में हमें बुलाया एहसानुल्लाह ने और सरफराज ने कॉल करके तो बदतमीजी की है मेरी बहू के साथ, मेरी बेटियों के साथ। मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ। बदतमीजी, इतनी गंदे अल्फाज बोले हैं। हम लोग फिर काशिफ खलील साहब हैं DSP, हम लोगों ने उनको बताया, वो कहते जी करते हैं। हमने कहा तफ्तीश चेंज कर दो, हम मुतमईन नहीं है, अभी भी नहीं है मुतमईन। फिर SP हैं जो जुनैर अहमद चीमा, उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप हमारे पास आए। कोई गफूर है, उन्होंने इंस्पेक्टर गफूर को बोल दिया। फिर भी रात को सरफराज के पास ही फाइल थी। हम लोगों ने 16 जुलाई के बयान दिए हुए, अभी तक उसने हमारे बयान नहीं लिखे। ठीक है, कार्रवाई भी नहीं इस वाले से कोई कुछ भी नहीं किया। जब भी उनको डेट मिल रही है, ये पुलिस ही सारा कुछ कर रही है। ठीक है, ठीक है। मकतूल की जो बहन है वो भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन का फॉलोअप फिर आप लोगों में से कौन जाता है थानों में या अदालतों में, कौन चक्कर लगा रहा है? अच्छा, आप जा रही हैं। तो क्या बिहेवियर है, जिस तरह से आपकी वालिदा भी बता रही हैं कि वहाँ पर जो बिहेवियर है पुलिस का वो भी ठीक नहीं है, कार्रवाई भी ठीक तरीके से नहीं की जा रही और प्रेशराइज किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह से सुलह कर ली जाए? पुलिस तो पहले दिन से ही हमारे साथ ताउन नहीं कर रही है, क्योंकि वो मजाक में, जहाँ तक हमारे सुनने में आया है, तो जिसने कत्ल किया है अहमद गुजर ने, वो वहाँ पर असर रसूख रखने वाला बंदा है। तो पुलिस ने पूरा मतलब पहले उनके साथ ताउन किया, उनको भागने का मौका दिया है। यहाँ से मेरे कजन्स को कहा कि आपको अगर उसके घर का पता है हमारे साथ चलें, हम रेड करते हैं उसके घर जाके। यहाँ से मेरे कजन्स को लेकर गए जनरल हॉस्पिटल से, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर जाकर थाने जाकर उन लोगों को कहते हैं कि आप खुद जाओ, अहमद गुजर के घर जाओ, वहाँ देख कर आओ, अगर उसकी गाड़ी खड़ी है तो हम जाकर बरामद कर लेते हैं। वो अकेले गए। उसके बाद अगले दिन भी मेरा भाई 2 दिन एडमिट रहा है वहाँ पे, 15 और 16 तारीख को।
जब 15 को उन्होंने पहले तो रात को मतलब 15 की रात को लेकर गए, फिर 15 की दोपहर में हम लोग थाने गए कि मतलब इस तरह किया है कि रात को रेड का कहकर लेकर गए थे, बाद में खुद ही अकेले भेज दिया। तो SHO साहब बाहर निकल रहे थे अपनी गाड़ी में, तो मेरी वालदा ने उन्हें रोका कि मेरा बेटा वेंटिलेटर पे है, पुलिस क्या कर रही है। तो उन्होंने आगे से हमें कह दिया जी मेरी दाढ़ में दर्द है, आप अंदर जाकर बात करें। अंदर गए सानुल्लाह के पास, तो उन्होंने हमें कहा अभी चले जाते हैं हम लोग, अभी रेड करते हैं। रात के 10 बजे तक उन्होंने वहाँ मेरे कज़न को बिठाए रखा। उसने मुझे कॉल करके कहा कि ये कहीं नहीं लेकर जा रहे हैं। फिर मैंने इन्हें कॉल की कि आप कहीं भी नहीं लेकर जा रहे हो, तो कहते वो तो यहाँ पर है ही नहीं। मैंने कहा आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, वो मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रहा है कि आप सुन नहीं रहे हैं। फिर ये लेकर गए, पुलिस ने उन्हें पूरा मौका दिया भागने का, आगे पीछे होने का। उसके बाद वहाँ पर उनका एक ड्राइवर है तनवीर राजपूत, उसने हमें कॉल्स करके उसने कहा कि आप लोगों ने सुलह नहीं करनी। हमें नहीं पता था कि वो ड्राइवर है। पहले तो मतलब उसने कॉल की और कॉल करके कहता मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ इस केस को, ये मेरे पास है, तो क्या मामलात हैं, असद रिजवी के साथ आपके कौन से पैसों के लेन देन थे, आप मुझे बताएं आप लोगों ने सुलह करनी है या नहीं करनी। तो उसकी ये बात मेरे कज़न से हुई, तो मेरे कज़न ने उसे कहा कि अभी 2-3 दिन हुए हैं उसकी डेथ हुए जैन की, तो आप मेरे साथ सुलह की बात कर रहे हैं। उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उस तनवीर राजपूत को कॉल की। मैंने कहा आप कौन हो? मुझे कहता मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मैंने कहा चले मैं आती हूँ, जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आती हूँ, मैं वहाँ पर आकर आपसे बात करती हूँ। आप मकतूल की फैमिली से क्यों सवाल कर रहे हैं? आपका काम है मुजरिमों से सवाल करना। वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर वो हमें बाहर मिला के जी मैं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट, मैंने ही कॉल की थी। हम DSP के पास चले गए, DSP को जाकर हमने कहा कि एक तनवीर राजपूत है, फिर पता चलता है हमें वो ड्राइवर है। ठीक है, उसके थ्रू आपको कॉल्स करवाई जा रही थी। तो जब इशू था, लेन देन जो था वो असद के साथ था, तो अहमद गुज्जर ने फिर क्यों फायरिंग की? अहमद गुज्जर का क्या ताल्लुक था इस मामले से? अहमद गुज्जर जो है असद का दोस्त है, और जैन को उसने असद के साथ अहमद के साथ मिलवाया था मेरे ख्याल से 1 साल पहले, और ये कहा था कि ये वकील हैं और ये हमारी हेल्प करेंगे जाने में। ठीक है। और जो है वहाँ पर मतलब जो गुज्जर हाउस है वहाँ पर वकीलों के चैम्बर्स हैं, तो वो बस उन्हीं के सर पे है, वो खुद वकील नहीं है। ये कहकर असद रिजवी ने जैन को मिलवाया था कि ये हमारे साथ। अच्छा, जिस तरह से आपने भी बताया और आंटी ने भी बताया कि काजिम वहां पर मौजूद था, काजिम आपने क्या देखा जब आप बाबा के साथ वहां पर गए थे? क्या बातचीत हुई, क्या हुआ था वहां पर? उनका क्या कहते आज दावत है, थोड़ा सा आप ऊंची बोलिएगा। कहते आज खाना खा लो, दावत है। खाना खाते खाते बदतमीजी करने लगे। असद रिजवी ने बाइक की चाबी छीन ली। कहते आज तुझे यहीं रहे, मैं तुझे इसे किसी और के साथ भेज देता हूँ। फिर अहमद गुज्जर कहते चलाओ वो करने चले। पापा 3 दफ़ा मेरे पास आए, सारे लोग पापा के साथ आए जा। तीसरी दफ़ा अहमद गुज्जर कंधे पे रख के लेके गया। असद ने हक की, पौधे गुज्जर ने टांगे उठा के अहमद गुज्जर ने गोली मारी, सारी चेने चूने उतार ली। अच्छा, तो वहां पर कितने लोग थे? और 20-25 लोग थे। ठीक है, तो शायद साहब ये बड़े अफसोस की बात है, इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं। पुलिस हमारी क्या कर रही है? अजी साहब अभी तक सिर्फ शाहिद जट के साथ ही मसरूफ हैं। देखें किस तरह के वाकयात हो रहे हैं। हम लाहौर को डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी मज़ाफ़ाती इलाके में मौजूद नहीं हैं, किसी दूर दराज के गाँव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ का थाना कल्चर ही हम तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें अजी साहब? देखिए, ये वही थाना है जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब ने कुछ अर्सा कबल, ये कह लें कि 1 माह कबल दौरा किया था जी, और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट थाने का दर्जा भी दे दिया गया। लाहौर में इस जैसा थाना अभी तक नहीं बना। यहाँ ये दावा किया गया है कि इस थाने के अंदर वो तमाम सहूलियात जो इस यहाँ का अमला है वो बड़ा कोऑपरेटिव है। आप थाने के अंदर आएंगे तो आपको फ्रेंडली माहौल मिलेगा। ये बातों की हद तक था, ये सारी चीज़ें बातों की हद तक है। जैसे ये आंटी बता रही हैं कि जो थाने के तफ्तीशी जो एक ज़बान इस्तेमाल की जा रही है ख़वातीन के साथ, तफ्तीशी निज़ाम आज भी वही है जो अंग्रेज दौर का था। अब पाकिस्तान को बने हुए भी आपको पता 76 साल हो गए। बिल्कुल, अभी तक हम अगर अपना थाना कल्चर तब्दील नहीं कर सके तो तफ्तीशियों को कैसे तब्दील करेंगे? तफ्तीशी वही हैं, वो बहाने करते हैं जी मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, मेरे पास फ़ोन करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास मुद्दई से पैसे लेते हैं हर करने के लिए सामान नहीं है, गाड़ी नहीं, आप अपनी गाड़ी लाएं, अपनी गाड़ी पे लेकर जाएं। तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो तफ्तीश किसी भी मुकदमे की, चाहे वो कत्ल का है, चाहे वो चोरी का है, डकैती का है, वो बिल्कुल जो है वो सजा याफ्ता नहीं होंगे, खुलेआम फिरते रहेंगे। अगर उनको अदालत में भी पेश किया जाएगा तो नाक़िस तफ्तीश की वजह से वो फौरी तौर पर जज उनकी ज़मानत ले लेगा, वो बाहर आ जाएंगे। इनके साथ भी यही होगा
ये जद्दोजहद कर रहे हैं, इंसाफ के लिए जा रहे हैं अदालतों में, जैसे 2 माह के अंदर 7 तारीखें पड़ गई हैं। लेकिन शायद साहब कब तक एक फैमिली ये तमाम बर्डन उठाएगी जिनके वालिद इस दुनिया में नहीं है, जिनके भाई को कत्ल कर दिया गया है? तो ये हम अरबाब इख्तियार से भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस केस को देखें, जिस तरह से सरफराज साहब का नाम सामने आ रहा है, एहसान साहब का नाम, इन लोगों को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ये अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते फिर इस केस से अलग हो जाएं। अगर इन्होंने मुजरिमों का साथ देना है और मुद्दइयों का साथ नहीं देना, मुद्दइयों की बात नहीं सुननी, IG पंजाब को ये मामला खुद से देखना चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब हम देखते हैं, जो निगरान वज़ीर आला हैं वो हमें बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। मोहसिन नकवी साहब, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को इंसाफ पहुंचाएं। जिस तरह से एक केस अभी हाईलाइट हुआ है, मीडिया पर भी रिपोर्ट हो गया है, मेरा ख्याल है इस पर तफ्तीश करने की जरूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को अपने हुद्दे की मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। चंद ऐसे मुकदमात रह गए हैं जिनके फैसले जारी होना अभी भी बाकी हैं और आने वाले दिनों में इन मुकदमात पर फैसले होते नजर आएंगे। धीमे मिजाज के मौजूदा चीफ जस्टिस ने नए अदालती साल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया और उन्होंने ये कहा था कि मुकदमेबाजी ने सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी को मुतासर किया और हम एक कदम पीछे हट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस तर्ज अमल को भी हदफ़े तनकीद बनाया जाता है कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तारीफ और तनकीद का उन्हें सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस दौर में मुल्क में सियासी और मुआशी बहरान हमें मुब्तला नजर आए। इसके साथ साथ अदलिया भी बहरानी कैफियत का शिकार रही। इस पर हमने एक रिपोर्ट रेडी की है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अंजुम की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने में ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल 1.5 साल अपने ओहदे पर रहे हैं, उनके इस दौर को कानून और आइन के मुताबिक आप कैसे देखते हैं? इससे पहले हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं उमर अता बंदयाल साहब और चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और उनका टेन्योर एज हाईकोर्ट जज और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस काबिल सताइश रहा। उनका जो डिमीनर सुप्रीम कोर्ट जज रहा वो भी बहुत अच्छा, काबिल सताइश और ऐसा रहा जिस तरह जज का होना चाहिए और वो बहुत सारे लोगों के लिए काबिल तकलीफ उनका जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे काम किया। लेकिन जो वो चीफ जस्टिस बने हैं तो वहाँ पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ गई और उसकी शायद वजह ये है कि उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस को एंटरटेन किया जिसको शायद नहीं करना चाहिए था। असूल ये है कि जो सियासी नौयत के केसेस होते हैं, सियासी ओवरटोन्स के केसेस होते हैं, उसको कोर्ट ने सुने और अगर सुनना भी है तो उसको फुल कोर्ट ही सुने ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका न मिले। शायद ये वजह हुई कि उनको एक मुतनाज़िया किस्म का चीफ जस्टिस के तौर पे पेश किया गया, लेकिन उनका डिमीनर, उनका हौसला और उनका जो जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट के अंदर अच्छा, जैसे चीफ जस्टिस उमर के दौर में हमने देखा हम फैसले नहीं हो सके। ऑडियो लीक्स की बात करें, अरशद शरीफ कत्ल एक बहुत बड़ा केस था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस है। इसके फौजी अदालतों में सिविलियंस के केस की अगर हम बात कर लें, उस पर भी बेंच असर 9 तश्कील दिया जाएगा, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, ये जरूरी नहीं है कि सारे केस वो एक ही साहब फैसला करें या एक ही चीफ जस्टिस के टेन्योर में हो। जो फैसले होते हैं वो एक पर्टिकुलर जज के नहीं होते, वो कोर्ट के होते हैं और यही तो हुस्न है एक इदारे का कि उसमें चीफ जस्टिस आते और चले जाते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। रिटायरमेंट जो है वो एक नेचुरल अमल है और इसलिए कोई भी फैसले जल्दी में नहीं होने चाहिए। आप देखेंगे जो भी जल्दी में कैसे फैसले किए गए और जहां भी कहा गया हम इन फैसलों को बहुत जल्दी में करना चाहते हैं, उनमें सुकम रह जाते हैं। फैसले जो है खासतौर पर उन मामलात में जिनमें अपील का हक नहीं है आइदर पार्टी को, वो ठंडे दिल से स्वयं व फरासत के साथ और इज्तिमाई जो है, इज्तिमाई जो एक्सपीरियंस है, इज्तिमाई अक्ल फरासत है, उसका फायदा उठाना चाहिए। और इसीलिए मैं बारहा यही कहता रहा हूँ कि फुल कोर्ट होना चाहिए और सिर्फ मैं ही नहीं कहता रहा, उनके अपने साथी जज कहते रहे, बल्कि एक पिटीशन में तो पिटीशनर ने खुद लिखा कि हम चाहेंगे कि इस केस में फुल कोर्ट, उसके बावजूद उन्होंने फुल कोर्ट नहीं बनाया
और शायद इसीलिए अच्छा अख्तर साहब, इस दौर का एक अफसोसनाक रहा है कि मुल्क की जो आला तरीन अदलिया हैं उसके दरमियान भी हमें तकसीम नजर आई है, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक खलीज थी जिसे पुर करना भी मुमकिन नहीं रहा था। जी आप ठीक कह रहे हैं, लगता यही है कि एक डिवाइड है और एक खलीज है, लेकिन ये फैसलों की खलीज नहीं है, ये पॉलिटिकल खलीज नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला की है, ये इंटरनल खलीज है जो शायद होनी तो नहीं चाहिए। लेकिन एक उसका दूसरा पहलू आप देख लीजिए कि यहाँ पे चूंकि हर एक फर्टाइल माइंड का एक फेयरली इंडिपेंडेंट जज की जरूरत होती है जो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, और जो डिसेंट है यानी इख्तिलाफ राय जो है वही हुस्न होता है किसी इदारे का, क्योंकि उसी से इदारे पनपते और पढ़ते हैं। उसको ये रंग देना कि उसमें कोई जातियात की बात है या उसके अंदर कोई जाति पसंद नापसंद की बात है, शायद वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, आपके नजरियात का हो सकता है, आपकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मैं आप ये देख लीजिए आपके कोई ऐसी मजहबी आपको नजर नहीं आई जो इस तरीके से। तो एक तरफ हम ये देखते रहे हैं कि चीफ जस्टिस बंदयाल ने आने वाले चीफ जस्टिस की तारीफ की, वो उन्हें बड़ा मोतबर भी आदमी समझते हैं। दूसरी जानिब हम सब ने ही देखा कि किस तरह हम केसेस से उनको अलहदा रखा गया। तो फिर जो अहम तरीन केसेस में जस्टिस काजी फाइज ईसा को इन बेंचेस से अलहदा रखा गया, आप क्या समझते हैं उसकी क्या वजह थी? मेरे ख्याल से ये पर्सनालिटी क्लैश की बात है और इसके सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने तो वही फैसले करने हैं जो कानून डिक्टेट करता है, बाकी जज ने भी वही फैसले करने हैं जो कानून को डिक्टेट करता है। इसमें जाति पसंद और नापसंद, इसीलिए शायद कानून भी इसीलिए बनाया गया था कि इसमें जाति पसंद और नापसंद की बात ना आ जाए। ठीक है, और उस कानून को एक अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ही ने सस्पेंड कर दिया। होना यही चाहिए कि जो ऐसे केसेस हैं वो फुल कोर्ट सुने, ताकि तमाम के तमाम जजेस जो है अपनी इज्तिमाई फरासत के साथ उन केसेस का फैसला करें। यही एक जिंदा कौम की निशानी होती है, तो वो डिसेंट को भी जो है वो कुछ दिली से कुछ असलूबी से उसको करें। मैंने देखा है और आपको बाकी वकील भी बताएंगे कि बाज़ औक़ात माइनॉरिटी के फैसले जो हैं वो मेजॉरिटी के फैसले बन जाते हैं आने वाले दिनों में। तो इसलिए हर एक को एक्सप्रेशन, जहां पे आप कहते हैं कि बुनियादी हक है एक्सप्रेशन का, हर शख्स का अपनी राय देने का, तो इसी तरह जजेस का शायद ज्यादा हक है कि वो भी अपनी बात जो है वो कर सके, खास तौर पे जब वो सीनियर हों और वो ऐसे केसेस में जो कि अवामी नौयत के हों, इसके अंदर बुनियादी हकूक की बात हो। इनको आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह मुझे लगता ही है कि फुल कोर्ट बनेगा और फुल कोर्ट ही को सुनना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक जनरल अशरफ साफ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका इस हवाले से ये कहना था कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का जो दौर अगर हम देखें तो उसमें बहुत से ऐसे फैसले हैं, बहुत से अहम फैसले हैं जो नहीं हो सके थे, जैसे कि ऑडियो लीक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अरशद शरीफ कत्ल केस की बात करें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो मौजूद था उसके हवाले से, फौजी अदालतों में सिविलियंस के केस की अगर बात करें तो यही हमने बार बार देखा कि फुल कोर्ट बनाने की जब बात की जाती रही, या जस्टिस काजी फाइज ईसा की अगर हम बात कर रहे हैं, अब ये तो कहा जा रहा है कि बड़े वो मोतबर आदमी हैं, लेकिन जब पहले बेंचेस बनते थे तो उनको उन तमाम बेंचेस से भी अलहदा रखा जाता था। और एक अफसोसनाक पहलू यही रहा है कि मुल्क की जो आला तरीन अदलिया है उसके दरमियान भी हमें तकसीम नज़र आई है, बल्कि अगर ये कहें कि एक खलीज थी जिसे पुर भी नहीं किया जा सका था। और ये मामला फिर जिस तरह से मीडिया पर भी डिस्कस होते रहे हैं, आने वाले चीफ जस्टिस की जिस तरह से तारीफ करते रहे हैं, और दूसरी जानिब अहम केसेस से जिस तरह से उन्हें अलहदा रखा गया है, उस पर भी काफ़ी तनकीद हुई है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जा रही थी उस वक्त जब अदालतें खोली गई तो पीटीआई के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बड़ी तनकीद की थी, और जब पीडीएम के हवाले से हमने देखा केसेस सामने आए, पीडीएम की जानिब से बहुत तनकीद की गई, तो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा भी हमें करते दिखाई दिए हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, और काफ़ी तनकीद की जद में आए। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को उन्होंने गुड टू सी यू कहा, आज भी उनका आखिरी दिन है, आज भी हम देख रहे हैं कि वो केसेस की समाअत करते हमें दिखाई दे रहे हैं। कल उनका रिटायरमेंट का दिन है, आज आखिरी दिन है उनका, और जिसको हम
आज डिस्कस कर रहे हैं और मुकदमात पर फैसले अभी काफ़ी ऐसे मुकदमात हैं जिन पर फैसले होने अभी बाकी हैं। सीनियर तजियाकार हसन अयूब साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुल्क के आला तरीन ओहदेदार हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं, 16 सितंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। इस दौरान उनको तारीफ और तनकीद हमने देखा, दोनों चीज़ों का ही सामना रहा। आप उनके दौर को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, जो अब जाने वाले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल हैं, इनका दौर जो है, इनको मैं इस तरह देखता हूँ कि इनके दौर में इनका इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी पहले बहुत ज्यादा इज्जत और तकरीम थी, उसकी बेतौकीरी हुई है। और बुनियादी वजह इसकी ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अपने ब्रदर जजेस थे, उन्होंने चीफ जस्टिस के फैसलों से इख्तलाफ किया। उनके जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन थी उससे उनको इख्तलाफ था और उन्होंने बार बार इसका इजहार किया। पहले उन्होंने रिमार्क्स में इजहार किया और उसके बाद जुडिशियल नोट्स के अंदर जजेस साहिबान के आपने देखिए कि उन्होंने खुलकर इजहार किया कि आप मखसूस जो है वो जजेस को सियासी मुकदमात में बेंचेस में शामिल करते हैं और उससे अदालत का जो है वो बेतौकीरी हो रही है। बार बार जजेस की जानिब से कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल ने फुल कोर्ट तश्कील। ठीक है हसन साहब, जिस तरह से चीफ जस्टिस बंदियाल के दौर को हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस नहीं जारी किए, और अगर बात करें तो चीफ जस्टिस का जिस तरह से सहाफ़ियों की तरफ से भी उन पर तनकीद होती रही है, उसको भी उन्होंने खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। ऐसी रवायात हमें पहले नहीं नजर आई कभी, या कम नजर आई हैं? हाँ, ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये बात कह जाता है चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल को कि उन्होंने किसी तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज नहीं किया, क्योंकि बड़े खुलकर उनके ऊपर तनकीद भी हुई है और तनकीद बिला जवाब तो नहीं थी, तनकीद की वजूहात तो मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद कई दफा मुख्तलिफ लोगों ने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कि मुनासिब नहीं था। इसके बावजूद चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल ने तौहीन अदालत के नोटिस जो है उनको नहीं जारी किए, ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की, जबकि इनके उन्होंने बिलखुसूस जितने भी मामला थे उसमें चीफ जस्टिस ने बिल्कुल खंदा पेशानी से जो है वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को बर्दाश्त किया। वो एक दो दफा उन्होंने गिले किए, यानी मेरे साथ भी अगर बात की जाए पर्सनली तो उन्होंने खुलकर यानी इजहार किया और मुझे कहा कि मेरे खिलाफ आप जो है खबरें लगाते हैं, खबरें करते हो। गो के उसके अलावा फिर उन्होंने कुछ प्राइवेट बात भी की जो कि मेरी और उनसे वन ऑन वन मुलाकात के अंदर हमारी जो गुफ्तगू हुई थी तो उसको भी उन्होंने हिंट आउट किया इन पब्लिक, जो कि मुनासिब नहीं था। बल्कि उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब, आपके ही एंकर हैं, उन्होंने मुझे अपने जो वीलॉग में लिया, उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब तो आपसे मतलब ये बात कर रहे थे, तो मैंने कहा ये उनका ज़र्फ था। मैंने जो है जो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है ऑफ द रिकॉर्ड मैं लेकर आया हूँ और इंशाल्लाह जिंदगी तक जो गुफ्तगू उनके और मेरे दरमियान में हुई है जो ऑफ द रिकॉर्ड थी वो ऑफ द रिकॉर्ड रहेगी। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी जो है वो पेशेंस लूज की, लेकिन ये बात मानने वाली है कि ना उन्होंने किसी को भी किसी साथी को। ठीक है हसन साहब, अभी नून लीग हम देख रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट को यौम निजात के तौर पर मना रही है। आप समझते हैं एक सियासी पार्टी का इस तरह का तर्ज अमल दुरुस्त है? नहीं, वो मतलब जाहिर बात है, सहूलतकारी तो उन्होंने फराहम की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जब इमरान खान साहब उनकी अदालत में आए एक तो उन्होंने कहा जी कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, जबकि वो ऑलरेडी रिमांड के अंदर थे। तो रिमांड के अंदर एक एक्यूज को यानी मुलजिम को उन्होंने कहा कि इसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाए, पर अदालत में प्रोड्यूस करवाया और बल्कि ना सिर्फ ये करवाया बल्कि कहा गया जी कि उनको जो प्रिजनर्स की गाड़ी होती है यानी बख्तरबंद गाड़ी उसमें नहीं लाना। तो फिर वो मर्सिडीज ने आपने उनको फराहम की और फिर जब वो आए उनको गुड टू सी यू खान साहब कहा। तो ये गुड टू सी यू उन्होंने, मैं भी उनके जो है मुकदमात सुनता रहा हूँ, उनकी अदालत कवर करता रहा हूँ, तो कितने लोगों को कहा उन्होंने गुड टू सी यू। इमरान खान से पहले तो उन्होंने किसी को नहीं कहा था गुड टू सी यू, लेकिन इमरान खान साहब के आने के बाद फिर उन्होंने 2-3 लोगों को जरूर कहा, वकला को कहा गुड टू सी यू, ताकि उनके ऊपर जो तनकीद है अब वो तनकीद कम हो और वो इस बात को जस्टिफाई कर सके। तो सिर्फ इमरान खान को नहीं, दीगर लोगों को भी वो बड़ी इज्जत और एहतराम से बुलाते हैं। देखिए चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब रिटायर होने जा रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो है वो धीमे मिजाज में गुफ्तगू की, कभी उनको हमने शॉर्ट टेम्पर नहीं देखा जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार होते थे। लेकिन ये कहना कि उनका रवैया हर एक के साथ एक जैसा था, तो ये बात मुनासिब नहीं है। उन्होंने इमरान खान को सहूलतकारी फराहम की है, भरपूर की है, और 25 मई वाला जो मुकदमा था जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी उसको
कार्रवाई को भी इनिशिएट नहीं किया गया। उन्होंने कंटेम्प्ट की पिटीशन जो फाइल की थी वो फेडरेशन ने की थी, तो फेडरेशन की एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने इदारों से। ठीक है हसन, अभी सदर मुमलिकत अब जस्टिस काजी फाइज ईसा से हल्फ लेने वाले हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने सदारती रेफरेंस भेजा था और बाद में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस रेफरेंस भेजने की गलती का एतराफ भी किया था। तो ये सिर्फ एक जज को मुत्ताज़ा बनाने की कोशिश थी जो कि बड़ी बुरी तरह से नाकाम हुई। देखिए जी, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में था। दुनियावी कुव्वतें सारी इकट्ठी हो गई थी जो अब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के, उनके खिलाफ जो कार्रवाई इनिशिएट हुई, एसेट रिकवरी यूनिट था। उस एसेट रिकवरी यूनिट ने सिर्फ अपने जो 3-4 साल का दौर था, उस 3.25 साल के दौर में सिर्फ एक ही कंप्लेन उसके सामने आई, और वो कंप्लेन किसके खिलाफ थी? जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी फैमिली के खिलाफ। अब वो मामला जो था उनको बेसिकली नौकरी से बेदखल करना चाह रहे थे, वो निकालना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। पहला फैसला भी उनके खिलाफ आ गया, लेकिन फिर उसके बाद जो रिव्यू है, रिव्यू में बाकी जजेस ने उनका कोई ईमान जागा और उन्होंने उनको दिखाई दे रहा था कि साफ जाती हो रही है, विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। फिर अल्लाह को यही मंजूर था कि उन्होंने आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस बनना था पाकिस्तान का, और ये देखें कि उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, अब उनको सोचना होगा, उनके लिए बड़ा मुश्किल घड़ी होगी, और वो क्या कहेंगे जब मुबारकबाद देंगे उनको चीफ जस्टिस बनने की हलफ के बाद, तो किस मुंह से वो जो है वो ये मुबारकबाद देंगे कि जो चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब। और देखिए, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने अपना माइंड अप्लाई किए बगैर जो उनके पास कंप्लेन आई उसको रेफर कर दिया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। ऐसे नहीं होता। जब आईने पाकिस्तान में वो 90 दिन में इलेक्शन कराने की बड़ी डिमांडें करते हैं, तो जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कंप्लेन भी रेफर करनी होती है, तो ये वो मौका था जहां पर प्रेसिडेंट अपना माइंड अप्लाई कर सकता था, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल माइंड अप्लाई नहीं किया। वो रबर स्टैंप थे इमरान खान की गवर्नमेंट के, जो फैसला वहां से आता था वहां पर उस पर मोर सब करके भेजने थे। ये सिर्फ जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात नहीं कर रहा, अगर आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की भी बात करें तो उनके खिलाफ जो कंप्लेन के ऊपर जो कार्रवाई मुकम्मल की बहुत फास्ट ट्रैक हुई, और फास्ट ट्रैक होने के बाद वो जब कंप्लेन गई प्रेसिडेंट ने, तो प्रेसिडेंट ने फौरन मंजूर करके उनको नौकरी से बेदखल कर दिया। तो देखिए ये बड़ी जातियां हुई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार हसन अयूब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मुकम्मल सहूलतकारी फराहम की गई है, और इसका अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो PDM की तमाम जमातें उसमें मौजूद थी, वो बारहा ये कहती रही हैं कि चीफ जस्टिस जाते जाते अपने करियर को ख़राब कर रहे हैं, दागदार कर रहे हैं। जब अदालत में भी उन्हें बुलाया गया, रिमांड पर वो मौजूद थे और कहा गया कि उन्हें प्रोड्यूस किया जाए, और जब वो आए तो उन्हें गुड टू सी यू कहा गया, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई चीफ जस्टिस पर। इदारों के दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए। टकराव की जो पॉलिसी है उससे हमने देखा कि मुल्क को ही नुकसान हुआ। सियासी अगर हम अनस्टेबिलिटी की बात करें तो मुल्क जितना अनस्टेबल हुआ है वो हम सब ने देखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और आम आवाम को उससे सफ़र करना पड़ा है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो अदलिया थी, अदलिया में भी बहरान हमें दिखाई दिया। अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें या बाकी तमाम जजेस की बात करें तो बाकी तमाम जजेस हमें चीफ जस्टिस के साथ एक पेज पर दिखाई नहीं दिए, और बार बार जो सवाल उठाया जाता रहा वो यही था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को किसी भी अहम केस से, किसी भी अहम बेंच बनाने में क्यों शामिल नहीं किया जाता रहा, जबकि वो आने वाले अब चीफ जस्टिस हैं। और ये रिवायत क्यों बदली गई? क्योंकि बेंचेस तो बनाए जाते हैं उन जज की जानिब से जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेंगे। तो काफ़ी तनकीद हुई है उमर अता बंदियाल साहब पर। अब देखना यह है कि जाते जाते आज के आखिरी दिन वो कोई अहम फैसला करके जाते हैं, क्या लेगेसी छोड़े हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जस्टिस बंदियाल के इस दौर को दोबारा डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के रिटायरमेंट के हवाले से। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मतीउल्लाह जान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। मती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। आज के सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिरी दिन है, कल उनका रिटायरमेंट का दिन है, तो आज कोई अहम केस चीफ जस्टिस ने सुना, क्या बात की उन्होंने जाते जाते? देखिए, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बतौर जज मुकदमात की समाअत करने के लिए आखिरी दिन था, और आज उन्होंने अपनी जिंदगी का और अपने कैरियर का आखिरी मुकदमा भी सुन लिया।
और आखिरी फैसला सुना के आज जो कमरा अदालत नंबर 1 से उठ गए हैं। आज उनके साथ आखिरी दिन बतौर जज जो 2 जजेस थे, उनमें जस्टिस मोहम्मद अली मुअज़्ज़र थे, जस्टिस आयशा मलिक थी, और वो चीफ जस्टिस अपने करियर के आखिरी दिन में 3 रुकनी बेंच की समाप्त कर रहे थे। और आज उनके जो आखिरी केस का जो आखिरी फैसला उन्होंने किया वो बड़ा दिलचस्प था। 3 सरकारी अफसर थे पंजाब हुकूमत में जो गैर कानूनी तौर पे बराह रास्त वज़ीर आला के हुक्म पे तैनात किए गए थे, उनको ग्रेड 17 में भर्ती कर लिया गया था। और उनकी भर्ती को जो चैलेंज किया गया था वो लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसको गैरआइनी करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गैरआइनी करार दिया। ठीक है। मगर इसके बावजूद भी उनको दोबारा वज़ीर आला ने उनको हटा के फिर दोबारा भर्ती कर लिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि क्योंकि अब वो रिटायर हो गए तो इसलिए मामला खत्म हो गया है, तो अब बार बार जो है आपको नए सिरे से आप दरख्वास्त करनी पड़ेगी। तो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस ने 3 रिटायर हो जाने वाले सरकारी अफसरान जिनकी भर्ती गैर कानूनी करार दी गई थी, उनके हक में एक तरह का फैसला सुना दिया है। तो आज उनका ये आखिरी दिन था, फिर दूसरे केसेस थे। ठीक है मती साहब, बहुत से ऐसे मुकदमात हैं, केसेस हैं, अदालती कार्रवाइयों पर आपकी बड़ी गहरी नजर रही है। आप क्या समझते हैं, क्या लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कोई अच्छी लेगेसी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। वो एक मुनक़सिम और तकसीम शुदा अदलिया छोड़ के जा रहे हैं। बड़ी खड़ेबंदी हुई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में बतौर चीफ जस्टिस, बल्कि उससे पहले बतौर जज भी मैं समझता हूँ कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उस लेगेसी के वारिस हैं जो लेगेसी उनसे पहले के चीफ जस्टिस साहिबान ने छोड़ी थी। और उनमें जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा हैं, जस्टिस साकिब निसार हैं, जस्टिस गुलजार अहमद हैं। ये तमाम जजेस जो हैं उस लेगेसी के वारिस हैं, जिस लेगेसी को पाकिस्तान की तारीख में अच्छे नाम से याद नहीं किया जाता, और वो है पनामा बेंच के बदनाम तरीन जो बदनाम जमाना फैसला था, जिसके बाद एक हुकूमत को गिरा दिया गया। तो वो लेगेसी के ये वारिस से जस्टिस उमर अता बंदयाल, और इन्होंने भी बाद में कुछ ऐसे फैसले दिए कि जो बहुत देर तक पाकिस्तान के सियासी निजाम पर मंफी असर डालते रहेंगे। ठीक है। अच्छा मती साहब, जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने हल्फ लिया था तो उनके सुप्रीम कोर्ट में 53,000 केस देर अल्तवा थे, और जब वो रुखसत हुए हैं तो केसेस की तादाद 56,000 हो चुकी है। और ये एक बड़ी तनकीद हुई उन पर कि सिविल केसेस पर उनकी कोई तवज्जो नहीं थी। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, बल्कि 56,000 केसेस हो चुके हैं जो अभी पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पहले वाले चीफ जस्टिस साहिबान की तरह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी जो है वो सियासी नौयत के मुकदमात को तरजीह देते रहे और आम लोगों के मुकदमात को सुनने का ज्यादा वक्त नहीं दिया। और यही वजह थी कि वो सियासी मामलात में उलझते रहे और सियासी नौयत के फैसले करते रहे, बल्कि जो बेंचों की तश्कील के मामलात हैं, जजों की तैनाती के मामलात हैं, जुडिशल काउंसिल में जजों के खिलाफ शिकायत के मामलात हैं, वो सारा वक्त जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इन सियासी मामलात को एड्रेस करने में लगा रहा। और यही वजह है कि आम लोगों के हालात नहीं बदले। आम लोग आज भी कई साल से सुप्रीम कोर्ट और बल्कि हाई कोर्टों के धक्के खा रहे हैं इंसाफ के लिए। आज भी जो है कई साल से 5-6 साल से लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर हैं वो नहीं सुनी जा रही। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इनकी ज्यादा तवज्जो सियासी नौयत के मुकदमात में रही है, और खासतौर पे पीटीआई के बयानियों को प्राउड देते रहे हैं और उनके मुकदमात लगा के उन पे ज्यादा वक्त इन्होंने सब किया। ठीक है मती साहब, जिस तरह से अभी हमने देखा नए अदालती साल की इफ्तिताई तकरीब से उन्होंने जब बात की थी तो ये कहा था कि मुकदमेबाजी ने सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी को बड़ा मुतासिर किया है, और वो ये कह रहे हैं कि हम एक कदम पीछे हट गए थे ताकि मामलात खराब ना हो। देखिए, वो जो बात कर रहे हैं उसके वो खुद ही जिम्मेदार हैं। ये कैसे हो सकता है कि सियासी मुकदमाबाजी जो है सुप्रीम कोर्ट को मुतासर करें जब तक जज खुद तैयार ना हो ऐसी सियासी मुकदमाबाजी को सुनने के लिए। अगर चीफ जस्टिस चाहते तो बड़ी आसानी से सियासी मुकदमात को नजरअंदाज कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और खासतौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि तहरीके इंसाफ के मुकदमात जब भी आए वो फौरी तौर पे सुने गए, उस पे फौरी तौर पे मतराजा फैसले दिए गए, जिनमें सबसे आम बात यह है कि सो मोटो भी लिया गया एक मौके पे
और बड़े मतनाज़ा तरीके से एक सरकारी पुलिस अफसर के तबादले के केस में इलेक्शन का मामला उठा दिया गया और बाद में सुमोटो लेके पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया गया। ठीक है। तो ये खुद जिम्मेदार हैं अगर ऐसे सियासी मुकदमात आते भी रहे हैं तो। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से नवाज शरीफ की वतन वापसी की बड़ी बात होती है, उन्होंने भी जो अपनी वापसी की तारीख का ऐलान है वो स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद किया है। तो नून लीग का ये तासुर क्या दुरुस्त था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे तो उन्हीं वही इंसाफ देंगे, उनकी मर्जी का उनको भी मुतनाजा कर रहे हैं? देखिए, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो कुछ भी किया उसके बाद कोई भी शख्स या कोई भी सियासतदान कैसे ये एतबार कर सकता है कि उनको, या खासतौर पे जो सियासतदान हैं वो कैसे एतबार करते कि जो शख्स अपनी पीटीआई के कारकुन सास की ऑडियो लीक्स का मुकदमा भी खुद सुनने पे इसरार कर रहा है, वो शख्स पीटीआई के मुखालिफ किसी सियासतदान को कैसे इंसाफ दे सकता है? तो ये नून लीग का ये गिला या नून लीग के खदशात बजाय हैं, मगर इसके साथ ये तवक्को करना कि और हम देख रहे हैं कि नून लीग किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर एंकर पर्सन मोतीउल्लाह जान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से मुताल्लिक माहिर कानून मोहम्मद अहमद पंसोटा साहब ने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौर में जो सबसे अहम मुकदमा रहा वो आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक था, जिसमें पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर आप जाकर वोट देते हैं तो अरकान कौमी असम्बली को नाअहल किया जा सकता है। उस पर उन पर बड़ी तनकीद हुई थी। देखिए जी, मेरे नजदीक वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट फैसला इसलिए बनता है क्योंकि उस फैसले के ऊपर तनकीद इसलिए की गई कि शायद कहा गया कि जुडिशरी ने अपनी जो रीजनिंग है उसको रिप्लेस किया है विद द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात नहीं है। वो एडवाइजरी ओपिनियन में एक उनसे ओपिनियन मांगा गया था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी बेंच ने ये कहा कि जब 18वीं तरमीम आई गई जिसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया 63A को, उसका जो इंटेंट था, जो कि रजा रबानी साहब की तकारीर भी मौजूद है, बाकी सियासतदानों की तकारीर भी मौजूद है, और जिनको हम हैंसार्ड बोलते हैं इंग्लैंड में, और यहाँ पर वो लेजिस्लेटिव डिबेट्स हैं, उसमें ये कहा गया क्लियरली कि वोट तस्वुर ही नहीं होगा और होना नहीं चाहिए। इस बेसिस के ऊपर 18वीं तरमीम पास की गई। अब जब चीफ जस्टिस साहब के पास और उनके बेंच के पास आपने ये चीज पहुंची तो उन्होंने यही कहना था जो आइन की मंशा थी, जिसको हम लेजिस्लेटिव इंटेंट बोलते हैं, उसके ऊपर बेजा तनकीद ये की गई कि शायद उन्होंने अपनी रीजनिंग रिप्लेस कर दी। इट इज नॉट लाइक दैट। तो मेरे नजदीक इट्स अ परफेक्ट डिसीजन अगर आपने आइन की स्पिरिट को फॉलो करना है। मैं 63A से बुनियादी तौर पर इख्तलाफ करता हूं, मैं उस प्रोविजन को पसंद नहीं करता, बट अगर एक प्रोविजन आइन में मौजूद है तो उस प्रोविजन को आपने बेसिकली यू हैव टू साइड विद दैट प्रोविजन। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, जैसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके फैसले नहीं हुए और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने वो पेश होने हैं, तो इन केसेस के फैसले क्यों नहीं हो पाए? देखिए जी, केसेस के फैसलों के ऊपर तो तनकीद की जा सकती है, डिस्पोजल पर तनकीद की जा सकती है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि साथ साथ मैं तो वो चीज देखना चाहूंगा कि जो फैसले उन्होंने किए उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। अमल दरामद के लिए ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास एक कंटेम्प्ट की छड़ी मौजूद है, लेकिन वो स्पेयरिंगली इस्तेमाल होनी चाहिए। आप वज़ीर आज़म को, फेडरल मिनिस्टर्स को आप कंटेम्प्ट में बार बार बुलाएंगे तो निजाम सारा इधर उधर दरम भरम होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन्हीं वज़रा ने जो कि पीडीएम का हिस्सा थे, उन्होंने दबा के बेजा तनकीद की। उस तनकीद के अंदर दे वेंट टू दे क्रॉस्ड ऑल लेवल्स, और उसमें फिर चीफ जस्टिस साहब ने जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। वो मैक्सिमम ये कर सकते थे। और एक बात मैं बार बार करता हूं कि इस दफा की जुडिशरी को जब आपने देखना है तो आपने इस पैराए में देखना है कि इट वाज अलोन, और जुडिशरी के अंदर भी एक डिवीजन थी। पहले पाकिस्तान के साबका अदवार में जुडिशरी के साथ कोई ना कोई ऐसी ताकत मौजूद होती है जो कि उनकी डिसीजंस को एनफोर्स करती है। ये एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन एनफोर्स करता है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम मतलब आइन को इस सब छोड़ देते हैं ना जी, उसमें क्या लिखा हुआ है। डिसीजंस हमेशा ताकत के थ्रू एनफोर्स होते हैं। वो ताकत इस दफा नहीं थी, उसके बावजूद रेजिलियंस शो की, उसके बावजूद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैसले दिए, जिसमें पंजाब और केपी के इलेक्शन फहरिस्त हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का भी उन्होंने रखा हुआ है, पता नहीं उस पर क्या डिसीजन आता है।
है। तो इस तरह मैं तो उनके फैसलों से बड़ा एज अ प्रैक्टिशनर मुत्तफिक भी हूं और मैं उनके ऊपर पूरी तरह सेटिस्फाइड हूं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से बात होती रही है कि अदालती रिलीफ उन्हें मिलता रहा है, स्पेशली चीफ जस्टिस की जानिब से, और फिर जब चीफ जस्टिस साहब की सास की ऑडियो लीक्स भी सामने आई, फिर हमने देखा हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस पर भी एतराज किया गया, और वजह तो साफ जाहिर थी कि उनकी सास का मामला था, लेकिन हुकूमत के एतराज की इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया था। देखिए जी, पहली बात यह है कि आप सास का इट वाज नॉट रिलेटेड टू हिज सास, मेरी अपनी जाती एक ऑडियो लीक्स जिसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, जो कि इन वायलेशन ऑफ अ लॉ, इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप लाए हैं, उस ऑडियो की बेसिस पर जिसका भी कोई फोरेंसिक भी नहीं हुआ, और उसके बगैर ही उसके ऊपर ये एक व्यू दिया गया कि जनाब पता नहीं ये ऑडियो जो है इस ऑडियो की रिलेट करती चीफ जस्टिस साहब से या नहीं करती, उसके बावजूद एक्सपेक्ट करना कि आप वो बेंच से भी हट जाए। देखें ये काक है, इस बेंच के ऊपर इस तरह तो आप हर केस में कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करा के और कहेंगे कि जी आदमी साइड पर हो जाए क्या, हर और एक बिल्कुल ही फ्रिवलेस चीज, तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल वो फैसला दिया और उस फैसले के अंदर चार्जशीट किया पूरी की पूरी फेडरल गवर्नमेंट को इन अ वेरी डिसेंट वे, जो कि एक जज को अपनी जजमेंट के थ्रू करना चाहिए। ये काम नहीं किया कि छड़ी उठाई, कंटेम्प्ट की और उनके पीछे भागना शुरू हो गए। ठीक है पसरोटा साहब, जिस तरह से हमने देखा बड़ी तनकीद हुई थी चीफ जस्टिस पर जब उन्होंने गुड टू सी यू कहा था पीटीआई चेयरमैन को, आज भी जाते जाते वकला को वो सी यू गुड टू सी यू कहकर गए हैं। मैं जी चीफ जस्टिस साहब को ये एक छोटा सा आपको अपना इंसिडेंट सुना देता हूँ। जब मैं पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो मैं सिर्फ इनके आगे एक ही दफा पेश हुआ हूँ और इन्होंने उस केस को सुनने से माजरत कर ली थी। उन्होंने कहा कि मैं उस केस में जो आपका क्लाइंट है उसको रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, तो ये किसी और बेंच में जाएगा। और मेरे से पहली जो बात की थी इन्होंने वो कहा था कि गुड टू सी यू बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंचोता, वेलकम टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब अगर एक जज मुझे ये कहे, जो मुझे भी कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो को भी कह रहे हैं, बाकी सबको कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ खुशी तब होती है अगर वो कहते हैं कि आई एम एब्सोल्युटली नॉट गुड, यू नो, आई एम एब्सोल्युटली not in a good mood to see you, तो हम बड़े खुश होते हैं कि जी बड़ी बेइज्जती की है। आपको तो वो इज्जत दे रहे हैं अगर कोई आ रहा है उनके सामने पेश हो रहा है, लेकिन उसको खाम था। क्या इन्होंने बिलावल साहब की गुड टू सी यू पे किसी ने बात की? क्या उस गुड टू सी यू की बात की जो वो डेली कहते हैं लोगों को, लेकिन वो इमरान खान साहब के केस में हो गया। एक आदमी का स्टाइल है, तकिया कलाम है, अगर उन्होंने कहा तो उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और अगर इल्तिहाद ट्रस्ट केस की हम रूह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड होने वाले जजेस 6 माह तक फैसले तहरीर कर सकते हैं, क्या ये रिवायत अभी भी मौजूद है? जी बिल्कुल, कुछ दिन ऊपर तक तो लेते हैं जो डिसीजंस आपने अनाउंस कर दिए, बट प्रेफरेबली बेहतर ये होता है कि आप डिसीजन अनाउंस कर दें और उसके बाद उसको तहरीर करने में कुछ दिन लेने, बिल्कुल वो जजेस को टाइम देना चाहिए। बट मैं ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि उमर साहब बंदियाल साहब को जो एक आधा कोई फैसला उन्होंने रिजर्व किया, उसके अलावा और बाकी डिसीजन से अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इस वक्त जो हालात है वो इस काबिल नहीं है कि वो ऐसे फैसले दें, क्योंकि यहाँ पर एनफोर्समेंट तो आपने मेरे से बेहतर समझते हैं किस तरह होनी है। तो अगले चीफ जस्टिस साहब जो है, जिनका ऑफकोर्स हम एहतराम बहुत करते हैं, वो भी आइन और कानून के बड़े पाबंद है और खुद इस चीज को पसंद करते हैं। सो आई हैव वेरी हाई होप्स फ्रॉम हिम। बंदियाल साहब ने एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है, उसकी इन्फोर्समेंट हम चाहते हैं वो कर लें, और वो जो अदालती एक दूसरा साइड है जो कि समझती है कि इसकी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, तो बिल्कुल आके करें, कंटेम्प्ट इशू करें, कल आते ही प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है पसरोटा साहब, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि जाते जाते उमर बंदियाल साहब, आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनकी हमें काफी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब मामला आता था किसी अहम केस में किसी बेंच में शामिल करने का, तब उन्हें दूर रखा जाता था। तो इसलिए रखा जाता था क्योंकि काजी साहब जब भी किसी बेंच में बैठते थे तो वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देते थे या कोई ऐसा नोट आ जाता था जिससे उमर अता बंदियाल साहब अनकंफर्टेबल होते थे। ये रिवायात पहले जुडिशरी में नहीं थी कि आप बेंच पर बैठ के तो नोट्स दें या ऑफ कोर्स चूंकि जुडिशियल वर्किंग से रिलेट करता है तो मैं उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो ही वाज अनकंफर्टेबल विद हिम, उस तरह बात नहीं बन सकी, और आपको पता है कि उसमें किस हद तक मामला गए इन द सुप्रीम कोर्ट। सो आई थिंक ही ट्राई टू अवॉइड दैट। अब जाते जाते मैग्नेनिमिटी दिखा रहे हैं, उनकी भी तारीफ कर रहे हैं जो कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद करते थे, तो ये तो एक अच्छे इंसान की निशानी है। आई थिंक वी शुड सपोर्ट दैट। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से इदारों के टकराव के हवाले से हम बात करते हैं, इदारों के दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत ने भी अब आम इंतखाबात का मामला खत में लिखा और उसके बाद अब ये बहस है कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगा? शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। 100% आएगा जी। इख्तियार
पाकिस्तान के सदर का जो उसने एक्सरसाइज करना चाहिए था, लेकिन उसने जिस किस्म का खत लिखा है मेरी तो समझ से बाहर है। बहरहाल मैं उस खत को भी ये समझूंगा कि आर्टिकल 48(5) के तहत सदर साहब का इख्तियार है, ये सुप्रीम कोर्ट में जरूर आएगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर कानून मोहम्मद अहमद पनसोटा हमारे कन्वर्सेशन थे। चीफ जस्टिस का आज आखिरी दिन था, गुड टू सी यू। एक बार फिर से वो कह के गए हैं तमाम वकला को और मीडिया की तनकीद को उन्होंने हमेशा ही हमने देखा कि वेलकम किया, कभी तौहीन अदालत के नोटिस नहीं जारी किए गए और अब इंतज़ार किया जा रहा है जस्टिस काजी फाइज ईसा का कि अब वो आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को उनसे काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। उनका दौर कैसा होगा अब ये देखना बाकी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जुमा मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।